हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे कृतिका का पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी। आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी। देखिए, रीढ़ की हड्डी आप सभी जानते हैं जिसको हम कहते हैं बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? बैकबोन अर्थात वो हड्डी जो हमारे शरीर को बिल्कुल सीधा खड़े रखती है और हमें चलने फिरने उठने बैठने में सहायता करती है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम ना तो चल पाएंगे और ना ही खड़े हो पाएंगे। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। देखिए, इस सारे पाठ के अंदर ये नाटक है, इसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार एक लड़का जो पढ़ा लिखा है, ना तो वो चरित्रवान है, थोड़ा पढ़ा लिखा जरूर है, परंतु वो बिल्कुल चरित्रहीन है और वो अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहता है बिल्कुल चरित्रवान हो और वो कम पढ़ी लिखी हो ताकि वो उसे दबाकर रख सके। देखिए, आइए पढ़ते हैं पाठ रीढ़ की हड्डी। देखिए, शुरुआत कहाँ होती है? एक कमरा है जिसके अंदर एक महाशय की पीठ नजर आ रही है। वे अधेड़ उम्र के लगते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा एक नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़, उधर बस बस। मतलब वो क्या कर रहे हैं? कमरे में तख्त बिछा रहे हैं। नौकर कहता है, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू कहाँ था? नौकर, तख्त बिछाता है। हंसने लग जाता है, ही ऐसे करके। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में बहुत कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। कलसों मतलब घड़ों से। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं हूं बस। सुन, बहू जी से दरी मांग ला। अब कहता है, बाबू कहता है, किससे दरी मांग ला? बहू से। ठीक है, तो नौकर क्या करता है? वहां से चला जाता है। फिर कहता है, प्रेमा। प्रेमा कौन है? उसकी पत्नी बाबू की। ठीक है, प्रेमा, मैं कहती हूँ कि तुम उस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ने जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है? नौकर है। ठीक है, नौकर का नाम क्या है? रतन। राम स्वरूप, क्यों वे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या? मैंने धोबी के यहाँ से चद्दर लाई है, उसे मंगाया है। और तेरा दिमाग कहाँ से लाऊं? तो बिल्कुल उल्लू है। प्रेमा, अच्छा जी, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चादर उठा लाओ। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है और कोने में वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए बाबूजी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। रतन जाता है और पति पत्नी दोनों दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है, उसका क्या करें? रामस्वरूप कहता है, मुंह फुलाए? अरे तुम उसकी माँ हो, तुम किस लिए हो? जैसे तैसे करके तो मैं वे लोग पकड़ में आए हैं और तुम्हारी बेवकूफ़ी से लगता है सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। प्रेमा, तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके मैं हार गई। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल नहीं आते। एक अपना जमाना था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बात खत्म। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे बंद कर ले, परंतु एक दूसरा का बनाया हुआ जो एक बार चालू हो जाए तो बंद होने का नाम नहीं लेता। ये किसको बोल रहा है वो? रामस्वरूप अपनी पत्नी को बोल रहा है। ठीक है, प्रेमा, हटो भी, तुम्हारी ठटोली मजाक खत्म ही नहीं होता। अब देर ही कितनी हो रही है उन लोगों के आने में। ठीक है, रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठीक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टिम टोम के भला कौन पूछता है? मतलब श्रृंगार के। टिम टोम मतलब श्रृंगार कह रहा है भाई, जब तक श्रृंगार ना हो तो कौन पूछता है? इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उनके सामने रखा था, पर इन चीजों से तो उसे बिल्कुल नफरत है। रामस्वरूप, ने जाने कैसा दिमाग है आजकल की लड़कियों का, और इनके अगर ऐसा रहा तो पाउडर का बिंदी का सारा काम ही बंद हो जाएगा लोगों का। कहता है प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस पास करते ही लड़की अपने हाथ रहती है और इतनी परेशान न होती अगर हम इतना पढ़ाना
अगर हम इतना ना पढ़ाते तो हमें इतना कुछ झेलना ना पड़ता। रामस्वरूप बात काट कर, चुप, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ये बता दिया कि उन लोगों के सामने जिक्र मत करना। अभी तो सब कुछ उगल देती हो, पर पता नहीं आगे क्या हाल करेगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम करना। रामस्वरूप, तोमा को जैसे उमा, लड़की की शादी की बात चल रही है। क्या नाम है लड़की का? उमा। रामस्वरूप उसके पिता का, प्रेमा उसकी माता का, रतन नौकर का। न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लगाकर भेज देना। नाश्ता तो तैयार है ना? रतन आ गया। इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ बिछा। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है, टोस्ट। मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम भी किस वक्त याद आई हो? जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम ठीक बात तुम्हें समय पर सूझती ही नहीं। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब कुछ ठीक ही है। बाजा सितारा आ गया, बराबर कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा। दो ही आदमी तो है। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का शंकर। देखिए, जो देखने आ रहा है कौन है? गोपाल प्रसाद, और लड़के का क्या नाम है? शंकर। ठीक है, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है उनकी दकियानूसी, मतलब पुरानी जो ख्याल हैं उन पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, ठीक है, बड़ी सोसाइटी में जाते हैं, परंतु लड़की कैसी चाहते हैं? कम पढ़ी लिखी। और लड़का, रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है, लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, वरना इनकी कौन सुनता। रतन दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा है। जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जल्दी मुंह करते हुए कहता, अरे प्रेमा, वो भी आ गए। देखिए प्रेमा हूँ, ये बाजा भी वहीं नीचे रख गया है, कमबख्त। ठीक है रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ, जल्दी। रामस्वरूप आता है। आइए आइए आइए। बापू गोपाल प्रसाद और लड़का शंकर आता है। देखिए, रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हो, इधर तशरीफ लाइए, मतलब यहाँ पर बैठिए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। फिर रामस्वरूप पूछते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई मकान ढूंढने में? गोपाल प्रसाद खंखार कर, मतलब खांस कर, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हंसने लग जाता है। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको तकलीफ तो नहीं दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा ही आपका है। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने लिए आपके लिए परेशानी कर दी। रामस्वरूप हंसने लग जाता है। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके ही सेवक हैं। शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां हैं, वीकेंड चल रहा है। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में अभी साल भर रहा होगा। जी हाँ, यही कोई 2 साल रह रही हैं। रामस्वरूप, साल 2 साल? एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी भूख ऐसी की है ऐसी। आपको पता है, घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी जब होते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, जब मैं था मैं इतनी खा जाता था, इतना कुछ खा जाता था, तो ऐसे ही कहा जाता है। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी जनाब। यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आनों की हजम करने की ताकत थी अकेले, और वो खेलते थे खेल वगैरह अलग। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पे बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब? मैं सचमुच कहता हूँ, उस जमाने की मैट्रिक भी अंग्रेजी लिखता था फराटे की, और आजकल उसका एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल सर प्रसाद, माफ कीजिएगा रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने आप को जब्त करना संभालना मुश्किल हो जाता है। हंसने लग जाता है रामस्वरूप। हाँ, वो रंगीन जमाना था, बहुत ही रंगीन। और शंकर भी हंसने लग जाता है। गोपाल सर, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात कर लेते हैं। देखो गोपाल प्रसाद, शादी विवाह को क्या कहते हैं? बिजनेस। बिजनेस। रामस्वरूप चौंक जाता है, बिजनेस? ओहो, अच्छा अच्छा। कहता है, चलो नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ अर्थात
क्यों परेशानी ले रहे हैं? तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ़ कीजिएगा। अभी हाजिर हुआ, अंदर चला जाता है रामस्वरूप। ठीक है। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला लगता है, मकान से हैसियत भी बुरा मालूम नहीं होता। देखते हैं लड़की कैसी है। शंकर, जी हाँ। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कब्र सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी शायद झुकी हुई है। बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लेकर और उस पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय चाहिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भैया नए फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप हंसते हुए, कहते तो आप बिल्कुल सही हो साहब। प्याला पकड़ते हुए शंकर खास खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, चाय पीते हूँ, सरकार जो चाहे कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाला चू भी नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगा। बस शर्त यह है कि हर एक पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की आमदनी कैसी होती है। सब हंसने लग जाते हैं। वाह वाह, क्या खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, मतलब ही नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुंह करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है,